ये कहना है कि कृषि कानून ऑलरेडी ठंडे बस्ते में जा चुकी है, क्योंकि सरकार के एक अहम नाक की सवाल हो गई है, इसलिए उसको वो वापस लेना नहीं चाहती है। नंबर 2। नंबर 3 जो सवाल जनता के बीच में आता है, क्योंकि आप एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वो कमेटी बनाई थी, आपको याद होगी, खूब याद है, उसने 19 मार्च को उसने अपनी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट दे दी। वो रिपोर्ट अब सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही? देखिए, दिक्कत बड़ी ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जिम्मेदारी उसे निभानी चाहिए वो कहीं नजर आ रहा है उस जिम्मेदारी से भागते हैं। जो रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, जब कोर्ट में वो आ गई तो कोर्ट की कोई भी प्रोसीडिंग्स है वो ओपन कोर्ट में होती है, यानी पब्लिक में ही होती है, एक तरह से ये माना जाएगा। सर उधर चले जाओ, उसमें शामिल हो सकता है, कोई भी उस प्रोसीडिंग्स को उसमें देख सकता है, सुन सकता है। तो होना तो यही चाहिए था कि जो रिपोर्ट आई है वो सार्वजनिक होनी चाहिए थी। लेकिन आपको ध्यान है, मैंने बहुत बार ये कहा है और मैं आज भी इस बात को मानना हूँ कि ये जो सरकार है ये तीनों कानून वापस तो लेगी, लेकिन अपनी नाक फिर भी बचाएगी और उसको कोर्ट के माध्यम से खत्म करवाने की कोशिश करेगी, और फिर पल्ला झाड़ लेगी, हम क्या करें, तो अदालत ने कर दिया, अदालत को आदेश तो मानना ही पड़ेगा। ये स्थिति है। जहां तक ठंडे बस्ते वाली बात है, ये कानून ठंडे बस्ते में जाने का मतलब नहीं है। ठंडे बस्ते में कोई चीज चलेगी और जब सरकार को लगे या जब सरकार को ऐसा महसूस हो कि वो इसी स्थिति में है कि इसे कभी भी लागू कर सकती है, तो उसे ठंडे बस्ते से निकालने में कितनी देर लगेगी? जरा भी देर नहीं लगेगी। और इसके अलावा भी ठंडे बस्ते में जाने के बाद भी उसका कुछ ना कुछ छोटा मोटा पार्ट करके उसको लागू करती रहे, लोगों को कई बार पता भी नहीं लग पाता, उसका आभास भी नहीं हो पाता, तब आप क्या करेंगे? तो बात ठंडे बस्ते में जाने की नहीं है, बात है तीनों जो कानून है वो सरकार वापस ले। यही संघर्ष है हमारा, यही लड़ाई है हमारी। और जो हमारे जो एमएसपी है उसको कानून बनाकर लागू करे, ये हमारा संघर्ष है। उसकी गारंटी नहीं चाहिए हमें, तीनों कानून वापस, और इसके साथ में एमएसपी को कानून बना के लागू करें। अब आपने एक जो बात कही सीए एनआरसी का जो चला गया, सीए एनआरसी का आंदोलन बहुत जबरदस्त था। यह आंदोलन उससे भी कहीं ज्यादा जबरदस्त है, लेकिन उस आंदोलन से डर के ही सरकार आज तक राष्ट्रपति द्वारा सिग्नेचर करने के बाद, नोटिफिकेशन के बाद सरकार लागू नहीं कर सकी। और मैंने तब भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं आपके माध्यम से, अगर सरकार में दम है और वाकई में मोदी जी का सीना 56 इंच का, तो लागू करके दिखाता, उन्हें उनकी औकात पता लग जाएगी। मोदी जी की जितनी पॉलिसी आई, हम तो मोदी जी ही बोलेंगे, बीजेपी यानी मोदी जी, यानी मोदी जी की सरकार में। अभी यूएन की एक रिपोर्ट आई है, यूएन की 3 संयुक्त राष्ट्र की 3 एजेंसियों ने साफ तौर पे अपनी एक रिपोर्ट बनाई है, जिसमें ये कहा है कि ये जो कृषि का जो हाल है भारतवर्ष में, जो भारत की नीति है, पॉलिसी है किसानों के लिए, वो बेहद ही ख़राब है। अगर उसको सीधे लहजे में बोले, ये संयुक्त राष्ट्र की 3 एजेंसियों का कहना है। उन्होंने ये तक कहा कि 2019 के अंदर में सिर्फ जो इनकी गलत नीतियों की वजह से किसानों का $23 बिलियन का सिर्फ नुकसान हुआ। $23 बिलियन बोले तो करीब 1.5 लाख करोड़ का नुकसान, यानी कि फसल बेचने से लेकर के और चीज़ों में। ये कहते हैं बिल किसी को समझ में नहीं आती, इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लोग कह रहे हैं कि ये बिल किसानों के लिए अच्छा नहीं है। अमेरिका में ऑलरेडी ये मुक्त बाजार का वहाँ बाजार है, फिर किसान किस तरह से कर्जे में है, एक मोटा सब्सिडी भी दिया जाता है वहाँ पे। यहाँ तो किसानों के पास कुछ भी नहीं है, और ये कहते बिल समझ में नहीं आ रही है। नहीं, किसानों को बहुत अच्छी तरह से ये बिल समझ में आ रहे हैं, जनता को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं, और हम लोग लगातार समझा रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वैसे भी गांव-गांव जाके भी हम लोग समझा रहे हैं। और बहुत से साथी इस पे किताब भी लिख रहे हैं, मैंने भी एक किताब लिखी है, बाकायदा समझाया है कि तीनों कानून क्या है, ये सारी स्थिति है। लेकिन जो बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की जो बात है, उसमें दोहरे मापदंड है। आपको देखें, अभी कुछ दिन पहले, शायद 2 महीने हुए होंगे, IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि ये जो कानून है बहुत अच्छे हैं, बस सरकार को लागू करना चाहिए। और एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जो वो ये कह रही हैं कि इतना जो बड़ा नुकसान हुआ है किसानों को, 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है, और ये जो कानून है ये जो है इससे किसानों की दिक्कत बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की बात नहीं है, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, ये सरकार की बात नहीं। बात यह है कि जब इस देश का किसान ये कह रहा है, ये कानून न केवल किसानों को, मजदूरों को और इस पूरे देश को तबाह कर देंगे, और हमें ये कानून नहीं चाहिए, फिर सरकार क्यों जबरदस्ती जिद पर अड़ी है कि नहीं हम आपको कानून ये देंगे? कौन सा ऐसा कानून है सर, कौन सा ऐसी नीति है जो जनता को तबाह नहीं किया? नहीं, निश्चित इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी भी छूट दे दी जाएगी। ये मैं मानता हूं कि जनता को जागरूकता होना चाहिए, लेकिन जहां पर आधे से अधिक लोग अनपढ़ हैं और पढ़े लिखे भी, मैक्सिमम पढ़े लिखे अपने ही स्वार्थ में गुम हैं, सड़कों पर जब आंदोलन की बात आती है तो घर से नहीं निकलते हैं। इस इतनी बड़ी विकट स्थिति में
अगर ये किसान यहाँ पर इन सारे कानूनों को समझ के संघर्ष कर रहे हैं सड़क पर, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ये देश को बचाने वाली बात है। और इसके आधार पर कि भी पहले भी नहीं पूछा गया, कानून बनते रहे, फिर विरोध नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो कृषि कानून है आपकी ये सही हो गया और इसको लागू करने की आपको छूट दे दी जाएगी, ऐसा कहीं भी नहीं है। एक सवाल मेरा ये है कि क्योंकि अभी यूपी का चुनाव, उत्तराखंड का चुनाव, पंजाब का 5 स्टेट में चुनाव आ रहे हैं, इस देश का जो चौथा स्तंभ है वो अब ऐसे प्रोपगेट कर रहा है कि जैसे यूपी चुनाव में कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे, मान लीजिए जो बीजेपी सरकार है उसका किसान कह रहे हैं, तो जनता के हाथ में तो एक ही चीज़ है, जो वो सरकार का विरोध करें, तो वो किसका विरोध करेगी? तो इनको फिर कहते हैं कि आप तो राजनीतिक हो गए, ये हो गए। तो 2014 से पहले जो लोग किया करते थे वो सब कौन थे? नहीं, एक बात बताओ, क्या राजनीति करने का ठेका आरएसएस ने और बीजेपी ने ले रखा है या मोदी जी ने ले रखा है? इन्होंने ले रखा है क्या? और फिर व्यक्ति के घर में भी और घर से जैसे ही कदम बाहर निकालता राजनीति शुरू हो जाती है। और ये राजनीति ही है जिसके तहत पूरे देश को तबाह किया जा रहा है। तो क्या इस राजनीति को रोका नहीं जाए? और लोकतंत्र में इसको रोकने का एक ही तरीका है, भाई वोट जो है उसकी चोट उन्हें देनी पड़ेगी। और जैसा 5 तारीख को कहा भी गया है कि अगर समझ में आता है सरकार को कि वोट की ही चोट उसकी समझ में आती तो उसी तरह समझाया जाएगा। तो इसको ये कहने की राजनीति कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि अभी किसानों ने राजनीति नहीं की है। अगर किसान राजनीति करने लगे, और मैं बार बार कह रहा हूं कि किसानों को राजनीति करनी चाहिए, अगर राजनीति करने लगे तो बीजेपी और आरएसएस का इस देश से बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा, उनका नामो निशान मिट जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। उन्हें यह समझ लेना चाहिए। अभी तो शुक्र मनाओ, वो केवल यही कह रहे हैं कि हम बीजेपी का विरोध करेंगे और बीजेपी को हराने के लिए प्रचार करेंगे और उससे वोट की छोड़ देंगे। मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है आपसे कि जिस तरह से क्या जनता को जो तकलीफ, चाहे वो लॉकडाउन में फेल्योर हो, चाहे कोरोना की महामारी में लाखों लोगों की जान चली गई, नाकामी जो किसी भी मुख्यमंत्री को हो, तो क्या मुख्यमंत्री बदल दे तो जनता भूल जाती है? तो आपने देखा होगा। नहीं, देखिए, भूल नहीं जाती है कुछ भी। ये तो ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। जैसे अभी आप देखें कि केंद्र में जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तो आप कह रहे हैं कि 28 आपने ओबीसी मंत्री बना दिए, 12 आपने जो शेड्यूल कास्ट के मंत्री बना दिए। तो ये लास्ट के 6 मतलब इनके लास्ट के समय में जो आप ये झुंझुना बजा रहे हो या दिखा रहे हो लोगों को कि हमने इतना कर दिया, मंत्री बनने से क्या लोगों का मतलब पूरे समाज का कल्याण हो जाता है? नहीं ना। अगर वाकई में आपको समाज का कल्याण करना है तो आप उनको रोजगार दो, आप उनको मेडिकल फैसिलिटी दो, ताकि दवाई, डॉक्टर और अस्पताल उनको आराम से मिल सके। उसमें किसी मंत्री की, एमएलए, एमपी की जरूरत ना हो, उसमें किसी शासन प्रशासन के व्यक्ति की जरूरत ना हो, कोई भी जाए उसको ये सारी चीजें उपलब्ध हो। लोगों को, इस देश के लोगों को आप एजुकेशन दो, देते क्यों नहीं हो आप वो नहीं देते। लेकिन आप ये सारी नौटंकी करते हैं। जैसे कल ही एक नौटंकी हुई है उत्तर प्रदेश में कि 7 लोगों को मंत्री बनाया गया और उसमें कहा गया है कि जो मंत्री बनाए गए हैं कि ओबीसी में से और एससी में से वो मंत्री बनाए गए। तो क्या 3 महीने के लिए, 90 दिन के लिए आप मंत्री बना रहे हो? जनता समझ नहीं रही है कि क्या आप कर रहे हो, क्या नाटक कर रहे हो, क्या नौटंकी कर रहे हो। आपको अगर वाकई में समाज का कल्याण करना तो ही ना मंत्री बनाना था। तो पौने 5 साल से क्या कर रहे थे आप? कहां थे आप पौने 5 साल से? आपको तब बनाना था। लेकिन अभी भी आपने बनाए हैं। तो हम सब जानते हैं कि जो केंद्र में बने वो भी और जो राज्य में बने वो भी सारे के सारे गुलाम हैं। और गुलाम को आप कहीं भी कुछ भी बना दो। जैसे हमारे देश का राष्ट्रपति जो गुलाम है, राष्ट्रपति है लेकिन गुलाम है, तो गुलाम को कहीं बिठा दो, उससे समाज का क्या भला हो जाएगा? कुछ भी नहीं। तो ये जो की जा रही है बातें, जनता इनको समझ रही है और इनका सही जवाब जब 2022 का चुनाव होगा वहां से देना शुरू करेगी जनता। और 2024 से पहले मुझे पूरा विश्वास है बीजेपी को, और यूं कहो कि मोदी सरकार को उखाड़ के फेंक देगी। क्या यूपी का जो चुनाव आने वाला है, सबसे पहला चुनाव तो यूपी का ही आने वाला है, क्या जिस तरह से ये पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है कि उसमें ये हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान दिन रात जो घसती रहती है, इनकी जो प्रचार तंत्र मोदी मीडिया है, जनता क्या मूल मुद्दों को भूल जाएगी? नहीं, अब नहीं भूलेगी और अब ये होने वाला नहीं। यहाँ आप देखिए, इस आंदोलन में देखिए आप, और केवल इसमें नहीं, किसानों की जहां जहां महापंचायत हो रही है उसमें आपको हर जाति के, हर धर्म के, अमीर, गरीब, किसान, मजदूर और इसके अलावा और लोग, उसमें प्रोफेसर भी हैं, उसमें वकील भी हैं, उसमें डॉक्टर्स भी हैं, लेक्चरर्स भी हैं, बेरोजगार हैं, वो सारे के सारे उस आंदोलन में आपको दिखेंगे। और इनका जो ये एजेंडा है, उस एजेंडे को लोग समझ चुके हैं और किसी हालत में उस एजेंडे पर इस बार, कम से कम इस बार मैं जानता हूं, लोग नहीं जाएंगे। हालांकि इनका काम यही है। जैसे आप मोदी जी उनको देखते हो, योगी जी को,
वैसे तो बड़े दुख की बात है कि योगी अपने आप में योगी नाम, तो उसका अपना ही चरित्र होता है, और फिर सन्यासी साधु के कपड़े पहने हुए, लेकिन भाषा उनकी क्या है। एक उसमें देखा होगा आपने, वो भाषा बोल रहे थे एक उसमें मीटिंग में थी कि वो मैंने देखा, मैं वहां गया था, मैसूर गया था, जो टीपू सुल्तान के वंशज वो रिक्शा चला रहे, और जो कि फिर मैं वहां गया हैदराबाद, वो निजाम के जो वंशज है वो भी वहां रिक्शा चला रहे, चाय बेच रहे, वो क्या कर रहे हैं, कह रहे मौलाना सीधे हो जाओ, नहीं तो ऐसी चाय बेचते कि रिक्शा चलाए। ये क्या एक मुख्यमंत्री की भाषा होनी चाहिए? क्या एक योगी की भाषा होनी चाहिए? क्या एक सन्यासी की, जो एक मठ का जो है मठाधीश भी है, उसकी भाषा होनी चाहिए? मैं समझता हूँ एक साधारण व्यक्ति की भी ये भाषा नहीं होनी चाहिए। आप नफरत फैलाकर, घृणा फैलाकर क्या हासिल करना चाहते हो? क्या लोग समझेंगे नहीं? इतने ना समझ लोग अब नहीं है, इतने ना समझ। आपने बहुत कोशिश की बांटने की, लेकिन लोग बटे नहीं। ये बात आप देखेंगे CNRC के आंदोलन से लेकर अब तक लोग बटे नहीं हैं। लोग इन सारी चीजों को समझ चुके हैं और वो अपनी जिम्मेदारी भी समझ रहे हैं, और उसी के तहत सब लोग इकट्ठे हो गए। बीजेपी को सबक सिखाएगी बहुत तबियत से, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं 50 सीट बीजेपी को मिल जाना तो बहुत समझना, नहीं तो जमानत जब्त होगी आपको। बीजेपी का ये हाल यूपी से शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब भानु प्रताप जी, और ये थे हमारे साथ भानु प्रताप जी, जो काफ़ी मुखरता से अपनी बातों को रखते आए हैं।